बवाल उबाल वक्फ का सवाल, जिसको लेकर देश में सियासत गरमाई हुई है। लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा से बिल को पास करा लेने में सरकार को कामयाबी तो मिल गई, लेकिन आपको बता दें अब संसद से सड़क पर आता हुआ यह बवाल दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि इसको लेकर लगातार जन आंदोलन जारी रहेगा। आज जुमे की नमाज भी अदा की गई और उसके बाद हम सब ने देखा कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन हुए हैं। सरकार के लिए इस बिल के बारे में लोगों को समझा पाना क्या आगे आने वाले वक्त में बहुत सारी चुनौतियों के साथ दस्तक देने वाला है, यह सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। इन सब के बीच आपको बताते चले सवाल नीतीश कुमार को लेकर भी है, उनकी सेकुलर छवि को क्या घात पहुंचा है, क्योंकि जिस तरह से जेडीयू ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है और जिस तरह के बयान निकलकर सामने आए उसके बाद क्या नीतीश कुमार का वोट बैंक छिटक सकता है। कुल मिलाकर अगले 1 घंटे तक लगातार हर पहलू सियासत की जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि वक्फ को लेकर जिस तरह की राजनीति गरमाई हुई है, आगे आने वाले वक्त में इसका असर देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत हम नीतीश कुमार के साथ ही करेंगे, जो हमारी आज जनहित की कवर स्टोरी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, जिनको झोली भर भर के मुसलमानों के वोट मिलते रहे हैं, लेकिन इस बार वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने के बाद माना यह जा रहा है कि क्या मुस्लिम वोट बैंक छटक सकता है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। नीतीश कुमार लगातार 2005 से अगर 1.5 सालों को हम छोड़ दें वो मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन इस बार उनके सामने चुनौती इसलिए खड़ी हो गई है क्योंकि 6 से 7 ऐसे नेता हैं जो कि जेडीयू छोड़कर किसी और पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। अब मुस्लिम अगर इसी तरह से छोड़ते रहेंगे तो क्या बिना मुस्लिमों वाली पार्टी बन जाएगी, सेकुलर छवि को आघात पहुंचेगा, मुसलमान वोट नहीं देगा तो फिर नीतीश कुमार कैसे बनेंगे मुख्यमंत्री। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट जनहित की कवर स्टोरी आपको जरूर देखनी चाहिए। पहली तस्वीर, आरएसएस की ड्रेस में नीतीश का पोस्टर। दूसरी तस्वीर, वक्फ बिल के खिलाफ जेडीयू में बागी सुर। तीसरी तस्वीर, संसद में नीतीश के खिलाफ हमलावर विपक्ष। नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, चिराग पासवान जी हो, जयंत चौधरी जी हो, देवे गौड़ा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, सबको समझना पड़ेगा कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। चौथी तस्वीर, नीतीश के सेक्युलरिज्म पर सवाल। नीतीश कुमार जी तो पूरी तरह से आरएसएस के सांप्रदायिक शक्तियों के रंग में रंग गए। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू ने सरकार का साथ दिया तो विपक्ष भड़का हुआ है। विरोधी दल सवाल उठा रहे हैं। जेडीयू के घर से लेकर बाहर तक में विरोध की चिंगारी भड़की हुई है। पटना में आरजेडी की तरफ से सुबह सुबह ये पोस्टर लगाया गया। पोस्टर पर नीतीश कुमार की 3 अलग अलग तस्वीर लगी है। एक तस्वीर में उन्हें आरएसएस की ड्रेस में दिखाया गया है। पोस्टर लगाने वाले आरिफ जिलानी मधुबनी के आरजेडी नेता है। लिखते हैं, गिरगिट रंग बदलता था, ये तो उससे भी ज्यादा स्पीड से रंग बदलने वाले निकले। ये तो आरजेडी के कार्यकर्ता का पोस्टर था। आरजेडी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से सुबह एक तस्वीर भी साझा की। एआई जनरेटेड तस्वीर में नीतीश कुमार को आरएसएस की ड्रेस में दिखाया गया है। साथ में लिखा गया है, आरएसएस सर्टिफाइड मुख्यमंत्री चिटीश कुमार। नीतीश को चिटीस कर दिया है, मतलब धोखा देने वाला बताया गया है। पोस्टर की बात आरजेडी के प्रवक्ता अपने बयान में भी दोहरा रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी तो पूरी तरह से आरएसएस के सांप्रदायिक शक्तियों के रंग में रंग गए। अब आरएसएस और बीजेपी के गले का हार बन गए आदरणीय नीतीश कुमार। पार्टी जेडीयू का नाम बीजेपी यू कर देना चाहिए। जेडीयू पर विरोधी तो वार कर रहे हैं। वक्फ बिल का समर्थन करने को लेकर उनकी पार्टी के अंदर भी मतभेद के सुर खुलकर उभर आए हैं। राज्य के अलग अलग इलाकों से कई मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। भोजपुर के युवा जेडीयू जिला सचिव दिलशाद राइन, नवादा के जेडीयू जिला सचिव फिरोज खान, जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव तबरेज सिद्दीकी और प्रदेश सचिव शहनवाज मलिक ने चिट्ठी लिखकर इस्तीफा देने की घोषणा की है। इस्तीफे की शुरुआत गुरुवार को कासिम अंसारी नाम के नेता से हुई थी। कासिम का दावा है कि वो पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ में पूर्वी चंपारण जिले के प्रवक्ता हैं। 2020 में ढाका से चुनाव लड़कर 499 वोट पाए थे। कौन गया है जिसका बहुत भारी प्रचार कर रहा है और आप ही का चैनल प्रचार कर रहा है कि बहुत भारी नेता हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं। मालूम है
20 के विधानसभा के चुनाव में कौन पार्टी से चुनाव लड़े थे? पतंग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे ढाका विधानसभा से, 499 वोट आया था। जेडीयू राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि इस्तीफा देने वाले नेताओं का जेडीयू से कोई रिश्ता नहीं है। इनमें से किसी को सांगठनिक ढांचे का कभी हम लोगों ने हिस्सा देखा ही नहीं है, न कभी किसी गतिविधि में रहे, न पार्टी के किसी पद पर है। ये अफवाहें निहित स्वार्थी तत्वों के इशारे पर फैलाई गई हैं और मैं पुरजोर शब्दों में खंडन करता हूं, इनका पार्टी से कोई लेना देना। लेकिन इस्तीफे की इन चिट्ठियों के हवाले से मीडिया में खबरें चल रही हैं। पटना से लेकर दिल्ली तक के पॉलिटिकल कॉरिडोर में इन मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे की गूंज है। यही वजह है कि आरजेडी को जेडीयू पर हमला करने का मौका मिल गया है। ज्वालामुखी फूट चुका है जनता दल यू में, उसकी खमियाजा भुगतनी पड़ेगी। भाजपा अपने एजेंडे के मुताबिक जदयू को डिस्क्वालीफाई करने की दिशा में जो काम कर रहा था भाजपा ने किया है। नीतीश जी अचेत हैं, नीतीश जी की अचेतता जग जाहिर है। अब जदयू अब एक इतिहास के पन्नों में कैद हो जाएगी। विरोधी नीतीश की सेक्युलरिज्म पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बुधवार को ही संसद में कह दिया था कि नीतीश को किसी से इसका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जेडीयू को और नीतीश कुमार को आपके सेकुलरिज्म के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। नीतीश कुमार की राजनीति बहुत सधी हुई रही है। अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा रिस्क नीतीश कुमार ने चुनावी साल में कैसे ले लिया है। तो एबीपी न्यूज की रिसर्च टीम ने एक बड़ी रिपोर्ट तैयार की है, जिसके आधार पर आप समझ पाएंगे कि आखिर वक्फ नीति नीतीश कुमार की क्या है और किस तरह से उन्होंने सारी चीजों को कैलकुलेट किया है। देखिए, असल में बिहार का जो सामाजिक समीकरण है, उस समीकरण को देखते हुए नीतीश कुमार ने वक्फ संशोधन बिल को समर्थन दिया है। बिहार में मुसलमानों की आबादी 17% है। बिहार विधानसभा की 47 सीटें मुस्लिम बहुल हैं। इन 47 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 40% है। बीजेपी के साथ रहते हुए 2010 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों ने नीतीश को अच्छी खासी संख्या में वोट दिया था, लेकिन 2014 में जब नीतीश अपने दम पर लड़ रहे थे तब उम्मीद थी कि मुस्लिम उनका साथ देंगे, लेकिन तब ऐसा नहीं हुआ। मुस्लिमों ने आरजेडी गठबंधन को वोट दिया था। माना जाता है कि उसके बाद से ही नीतीश ने मुस्लिम वोट बैंक पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया, लेकिन मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारते रहे। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 11 मुस्लिमों को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन कोई जीत नहीं पाया। एनडीए को उस चुनाव में महज 5% वोट मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए का दायरा बढ़ा तो यह आंकड़ा भले ही 12% तक गया, लेकिन जेडीयू ने मुस्लिम बहुल जिस किशनगंज में अपना मुस्लिम उम्मीदवार उतारा, वहां से उसे हार का मुंह देखना पड़ा। याद कीजिए कैसे लोकसभा चुनाव के बाद पिछले साल मुस्लिम वोटों को लेकर राजनीति गरमाई थी। तब सीतामढ़ी के जेडीयू सांसद ने खुलेआम कह दिया था कि मुस्लिमों ने उन्हें वोट नहीं दिया है, इसलिए उनका काम नहीं करेंगे। यादवों का और मुसलमानों का आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। इसके बाद पिछले साल नवंबर महीने में खुद ललन सिंह ने मुजफ्फरपुर की सभा में खुलेआम कह दिया था कि जेडीयू को आम मुसलमान वोट नहीं करता। अल्पसंख्यक समुदाय के वोट रुक नहीं देते हैं नीतीश कुमार, वोट रुक नहीं देते हैं। ये सब गलत फहमी में मत रहिएगा, मुगालते में हम लोग नहीं है कि आप देते हैं, पहले नहीं देते थे। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट नहीं देते। यही वजह है कि पार्टी के कुछ मुस्लिम नेताओं की नाराजगी के बावजूद नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ जाना बेहतर माना। सवाल ये भी है कि मुस्लिम नेताओं का जेडीयू का साथ छोड़ना क्या नीतीश कुमार के लिए घबराहट की बात है? चुनावी साल में क्या वास्तव में उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी? तो इसके लिए हमने उनके तमाम चेहरों को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट को आप गौर से देखिए, जिसमें एक एक करके उन तमाम चेहरों के बारे में भी आपको देने वाले हैं जानकारी। आपको बताते चले, जेडीयू में इस वक्त जो बड़े मुस्लिम नेता हैं उनमें सबसे बड़ा चेहरा जमा खान का है, जो कि अभी नीतीश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। बीएसपी से चुनाव जीते थे, जेडीयू में शामिल हुए मंत्री हैं, वक्फ बिल के खिलाफ कुछ भी बोले भी नहीं। अफाक अहमद खान एमएलसी हैं और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं। पार्टी संगठन के हिसाब से देखेंगे तो सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा जेडीयू में यही है, वक्फ पर पार्टी के फैसले के साथ हैं। तीसरा चेहरा कहकशां परवीन का है, जो कि जेडीयू की राष्ट्रीय महासचिव हैं, राज्यसभा की सांसद रह चुकी हैं। इन्होंने वक्फ बिल पर कोई बयान नहीं दिया है। अगला नाम है गुलाम रसूल बलियावी का।
बलियावी भी राष्ट्रीय महासचिव हैं, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। वक्फ बिल के खिलाफ जेडीयू की सबसे मुखर आवाज हैं। हालांकि अभी भी पद पर बने हुए हैं, पार्टी में हैं, बिल पास होने के बाद कुछ कहा नहीं। इसके बाद आते हैं गुलाम गौस, जेडीयू के एमएलसी हैं, वक्फ बिल के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। हालांकि आज उन्होंने साफ कर दिया है कि वो जेडीयू से इस्तीफा नहीं देने जा रहे। अगला चेहरा खालिद अनवर। खालिद भी एमएलसी हैं। इन्होंने ही पिछले हफ्ते नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी की तैयारी की थी। बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रहे हैं, लेकिन वक्फ बिल पर इन्होंने भी कुछ नहीं कहा। सातवां बड़ा नाम अंजुम आरा का, जो कि पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हैं। वक्फ बिल पर इनका रुख भी पार्टी के साथ है। आठवां बड़ा चेहरा जेडीयू अल्पसंख्यक सेल के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी का। इनका भी रुख वक्फ बिल के पार्टी पर फैसले के साथ ही खड़ा दिखाई देता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि एक दो नाम अगर छोड़ दें तो ज्यादातर जो बड़े मुस्लिम चेहरे हैं वो जेडीयू के साथ ही नजर आ रहे हैं, यानी कि नीतीश कुमार के प्रति वफादार बने हुए हैं। वो भी तब जब विरोधी दलों की ओर से लगातार मुस्लिम चेहरों को लेकर नीतीश कुमार पर उकसावे की बात कही जा रही है और इन तमाम नेताओं को भी अपने पाले में किए जाने की कोशिशें की जा रही है।